स्वागत है आप सभी का सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद बच्चे, विकास रे। देखें, पोस्ट मौर्य इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पोस्ट मौर्य में कुषाण वंश का। वैसे तो बच्चों यह डायनेस्टी 50 बीसी से लेकर 250 एडी तक है, बट डेट डिस्प्यूटेड है, डेट यहां विवादित है। बट आप डेट पर नहीं जाएंगे। प्राचीन काल में पोस्ट मौर्य में इस वंश की कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो पुरुषपुर कैपिटल थी। आज का पेशावर, टुडेज पेशावर। तो इस तरह से इस वंश की कैपिटल आज का पेशावर थी। कुषाण शासक ये लोग बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से इनको भगाया गया। पशु चराते थे, चीन की दीवार क्रॉस नहीं कर पाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में प्रवेश किया, पुरुषपुर वाले एरिया में आके बस गए, यहीं पर कैपिटल बनाया। धीरे धीरे करके उत्तर भारत में फैलने लगे। बाद में कनिष्क ने सेंट्रल एशिया पर भी कब्जा जमा लिया। सो बच्चे, इस तरह से कुषाण वंश पोस्ट मौर्य वंश। ओके बच्चे, ओके। तो मौर्य वंश के पोस्ट मौर्य में कुषाण वंश आएगा। हालांकि वैसे छोटे मोटे कई डायनेस्टी हैं, शक भी हैं, इंडो ग्रीक भी हैं, कुषाण भी हैं, पार्थियन भी हैं, पहलो भी हैं। लेकिन इन सभी छोटे छोटे डायनेस्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जिसने लगभग उत्तर भारत पे शासन किया, कुषाण वंश था। कुषाण शासक यूची कबीले से बिलोंग करते थे। सेंट्रल एशिया से भागकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में आ गए। चीन की दीवार 221 बीसी में बन गई थी, उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में प्रवेश किया और पुरुषपुर आज के पेशावर में आके बस गए। प्रारंभिक कैपिटल बच्चों पुरुषपुर थी, आज का पेशावर। इस वंश के लोग यूची कबीले से बिलोंग करते थे। ये लोग यूची कबीले से संबंधित थे। इस वंश के संस्थापक अगर पूछें, संस्थापक यानी फाउंडर, तो बच्चों कुजुल कैडफिसेस पूछा गया ही कई दफा। इसका बेटा वीमा कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस, वीमा कैडफिसेस, ये इसके संस्थापक हैं। कुजुल कदफिशेस और बच्चे विम कदफिशेस। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पशु चराते चराते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में आए। विम कुजुल, इनको कैटफिशेस 1 कैटफिशेस 2 भी कहा जाता है, कैटफिशेस फर्स्ट, कैटफिशेस सेकेंड। और विम कदफिश का एक बेटा विम कदफिश ही नाम से था, विम कदफिश सेकेंड कहा जाता है। विम कदफिश सेकेंड का बेटा कनिष्क था। और बच्चे, कनिष्क इस वंश का सबसे पावरफुल किंग था। कनिष्क जो था 72 एडी से लेकर 102 एडी तक शासन किया था, यही एनसीईआरटी में। लेकिन कहीं कहीं इसका शासनकाल 102 से 127 दिया हुआ है। तो बच्चे इसलिए कहना डेट पर मत जाइएगा, एनसीईआरटी की डेट 72 एडी से 102 एडी है। लेकिन बाकी आप नेटवर्क पे सर्च करोगे या कोई बुक वगैरह देखोगे, 102 से 127 तक दिया हुआ है, इसलिए गलत नहीं है। चूंकि एंशिएंट में डेट पर क्वेश्चन नहीं आते हैं।
मेडिवल मॉडर्न पर डेट में क्वेश्चन आते हैं। एंशियंट की डेट बड़ी डिस्प्यूटेड है। इतिहास को कंपाइल्ड अंग्रेजों ने किया है, अपने हिसाब से बना दिया है लमसम डेट, इसलिए डिस्प्यूटेड डेट है। कनिष्क सबसे पावरफुल किंग था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ आया था। वशिष्ठ के बाद हुविष्क आया था। बच्चों हुविष्क के बाद वसुदेव आया था, और वसुदेव यह लास्ट किंग था इस वंश का। लेकिन सबसे पावरफुल किंग कनिष्क को माना गया है। सो हम आपको कनिष्क के बारे में बताने वाले हैं, आप लोग फोकस करें कनिष्क के ऊपर। गुड इवनिंग भाई उदयरे जी, गुड इवनिंग। गुप्त वंश कुषाण के बाद आया था, बिल्कुल बच्चे, कुषाण के बाद। कुषाण शासकों के सामंत शासक थे ना, कुषाण शासकों के सामंत शासक थे। आइए चलते हैं। कनिष्क को आप देखें, कनिष्क मेन किंग है, और कनिष्क ने 2 कैपिटल बनाई थी। एक तो पुरुषपुर कैपिटल थी, दूसरी कैपिटल कनिष्क की मथुरा को बनाया था बच्चों। श्रीनगर यानी कश्मीर में कनिष्कपुर शहर भी बसाया था। कनिष्क के नाम का मीनिंग है लिटिल फिंगर। कनिष्क के नाम का मीनिंग है लिटिल फिंगर। तो यही डेट मानिए आप, अन्यथा 102 से लेकर 127 भी कहीं कहीं दिया है, बट याद रखें आप इस डेट को मानिए, ये ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि कनिष्क ने 72 ईस्वी में चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राजतिलक उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। 72 ईस्वी में चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया था, जो वर्तमान में भारत सरकार का नेशनल कैलेंडर है। तो कनिष्क का मीनिंग लिटिल फिंगर, छोटी उंगली होता है बच्चों, लिटिल फिंगर ये होती है। तो नाम का मीनिंग यही है। हालांकि लोग बाहर से आए थे, इनका अपना प्रारंभिक नाम जो था कुजुल कैटफिशेस, विमा कैटफिशेस, वो अपने कल्चर के हिसाब से रखा था। बाद में यहीं आए, यहीं के हो गए, यहाँ के कल्चर और धर्म को स्वीकार कर लिया, यहाँ के लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया, और फिर यहाँ के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए। जैसे कनिष्क है, वशिष्क है, हुविष्क है, वसुदेव है, इंडियन कल्चर में आ गए लोग। तो प्रारंभ में बाहर से आए, कुजुल कैटफिशेस, बीमा कैटफिशेस नाम रखा, यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ के लोगों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखें, कनिष्क को बच्चों दूसरा अशोक कहा गया है, सेकेंड अशोका। बेहद इंपॉर्टेंट, कई दफा क्वेश्चन पुट अप किया गया है। दूसरा अशोक कहा गया है। दूसरा अशोक क्यों कहा गया? क्योंकि इसने भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। लाइक अशोका, he also spread Buddhism outside India. तो कनिष्क की तरह इसका किंगडम भी काफी विशाल था, सेंट्रल एशिया के अधिकांश भाग पर इसका कब्जा था। तो इस तरह से दूसरा अशोक पूछें, कनिष्क को कहा गया है। लेकिन बच्चों इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखें, चरक नाम सुना होगा आपने। चरक फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ आयुर्वेद कह लें आप। आयुर्वेद के जनक चरक कनिष्क के दरबार में थे। आयुर्वेद के जनक, याद रखिएगा, वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन इनको नहीं कहा जाता है, दुनिया में, विश्व में फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा गया है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, हिप्पोक्रेट्स ग्रीस से बिलोंग करते थे। हिप्पोक्रेट्स ने यूनानी प्रणाली के मेडिसिन को दिया था, और वर्ल्ड में यूनानी मेडिसिन सबसे पहले आया है बच्चों। हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन इन वर्ल्ड। तो इसलिए इनको आयुर्वेद ये बाद में आया है, आयुर्वेद इंडिया का प्रोडक्ट है। वर्ल्ड में मेडिसिन का जनक हिप्पोक्रेट्स। तो यह भी याद रखिए साथ साथ हिप्पोक्रेट्स को। बच्चों यह ग्रीस से बिलोंग करते थे। ग्रीस बोले तो यूनान को कहा जाता है। वर्ल्ड में इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं।
फादर ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड में इनको कहा गया है। तो यह मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन पहले आई है, आयुर्वेद बाद में आया है, इसलिए इनको आयुर्वेद का जनक तो कहते हैं। वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन इनको नहीं कहेंगे, वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन इनको लगाइएगा। दूसरी बात, इन्होंने किताब लिखा है चरक ने, चरक संहिता, चरक संहिता, यह बुक इन्होंने लिखा है कौन सी भाषा में? सो बच्चों संस्कृत भाषा में चरक ने चरक संहिता नामक किताब लिखा है, बहुत दफा पूछा गया है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन इनके अलावा एक और नाम बहुत फेमस है, सुश्रुत। ये नाम भी बड़ा फेमस है बच्चों, इनको याद रखिएगा, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। यह भी कनिष्क के दरबार में थे, शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक इनको कहा गया है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों ये वर्ल्ड में थे, जैसे हिपोक्रेट्स नहीं थे, विश्व में फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को कहा गया है। और आपको बताएं, सुश्रुत के द्वारा इस्तेमाल किए गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र अल बरूनी ने अपनी किताब में किया है। कौन सी किताब में? तहकीकाते हिंद या तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। 11वीं शताब्दी में गजनवी के आक्रमण के साथ विदेशी विदेशी इंडिया में आया था। कौन सा विदेशी इंडिया में आया? गजनवी के साथ अल बरूनी आया, तहकीके हिंद किताब लिखा, उस किताब में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया था उसका जिक्र है। और इन्होंने पहली सर्जरी नाक की किया था, एक राही नाक टूट गई, इनके आश्रम में आया, प्लास्टिक सर्जरी करके नाक ठीक कर दिया। तो इनको प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक कहा जाता है, प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक यही है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे बच्चों, कनिष्क के दरबार की शोभा ऐसे बड़े बड़े विद्वान बढ़ाते थे। और चरक सुश्रुतु के अलावा इनके दरबार में अनेक बौद्ध विद्वान भी रहते थे। आइए उन बौद्ध विद्वानों के बारे में जानते हैं। इन बौद्ध विद्वानों के बारे में अगर आप देखें तो वासुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, अश्वघोष यह भी प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, ये दोनों कनिष्क के दरबार में थे। इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है, पूछा जाता है बुद्ध चरितम। यह किताब संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है, बेहद फेमस किताब है, संस्कृत भाषा में इन्होंने बुद्ध चरितम नामक किताब लिखा है। और वैसे आपको बताएं बच्चों कि चौथा बौद्ध सम्मेलन में ये अध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष थे। कनिष्क ने चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन हुए थे, जिनको काउंसिल भी कहते हैं, संगतियां भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन 483 बीसी में हुआ था, बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद। अजात शत्रु नामक किंग ने बुलाया था, अपनी कैपिटल राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप उपाली ने किया था। बुद्ध के डेथ के 100 साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में मगध के किंग कालाशोक ने बुलाया था, वैशाली में हुआ था, सब्बाकमी अध्यक्ष थे। तीसरा बौद्ध सम्मेलन 251 बीसी में अशोक ने बुलाया था, पाटलिपुत्र में बुलाया, जिसकी अध्यक्षता महाकच्चायन ने किया था। जी बच्चे गायत्री, अलबर्नी हर्षवर्धन के युग में आया था? नहीं बच्चे,
गौरव अलबर्नी जो था वह 11वीं शताब्दी में गजनबी के समय इंडिया में आया था। हे महाराज, गुड इवनिंग बच्चे। यस सर, वो वाला ना। चलिए ठीक है, कोई डाउट है पूछें आप। रज्जक रज्जक ऑटोमन एम्पायर, बच्चे ऑटोमन एम्पायर कह तो सकते हैं, लेकिन अलबर्नी जो था ना वह अलबर्नी जो था सेंट्रल एशिया से आया था, गजनबी के साथ आया था। उज्बेकिस्तान से आया था। चलें आगे बढ़ें। कहीं कोई डाउट है पूछें, क्योंकि हम नेट आपका ये देख रहे हैं कमेंट। कुछ डाउट है तुरंत दें, क्योंकि फिर मैं पढ़ाने लगेंगे फिर डाउट नहीं ले पाएंगे ना। पढ़ाते वक्त फिर कमेंट नहीं देख पाते हैं, तो माइंड ना करें आप लोग, है ना। डोंट माइंड अगर आपका कमेंट ना ले पाए। एक बार रिपीट कर दें सभी को। हाय हेलो, स्वागत है, नमस्कार, क्लियर है। चलिए ओके। देखिए बच्चे, मैं ये कह रहा था वासमित्र अश्वघोष, ये रिपीट कर दे रहा हूं। कनिष्क, देखिए कनिष्क ने चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। उसके पहले 3 हो गए थे। पहला 483 बीसी में हुआ था। अजात शत्रु ने अपनी कैपिटल राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में बुलाया था। अध्यक्षता महाकश्यप उपाली ने किया था। बुद्ध के डेथ के 100 साल बाद 383 बीसी में 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक ने वैशाली में बुलाया था। अध्यक्षता सब्बाकमी ने किया था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन 251 बीसी में अशोक ने बुलाया पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता महाकच्चायन ने किया था। चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क ने 72 एडी में बुलाया था। कुंडलवन, कश्मीर में है कुंडलवन, श्रीनगर के कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया, जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क के शासनकाल में 72 एडी में बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट हीनयान कहलाया, दूसरा पार्ट महायान कहलाया। हीनयान माने छोटी पहिया, महायान माने बड़ी पहिया। हीनयान में कम फॉलोअर थे, छोटी पहिया। महायान में ज्यादा फॉलोअर थे, बड़ी पहिया। विभाजन का कारण कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करने लगे। अर्थात महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को भगवान मान गए, बुद्ध की मूर्तियां बना के पत्थर पर उनकी पूजा करने लगे। इंडिया में पूछा जाए सबसे पहले पत्थर पर भगवान की मूर्ति पूजा किस गॉड गॉडेस की हुई है, तो महात्मा बुद्ध की। कनिष्क काल में 1st सेंचुरी एडी में गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां कनिष्क ने बनवाई महायान संप्रदाय के लिए, और कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और देखें। कनिष्क के समय में एक और विद्वान थे बड़े फेमस, नागार्जुना। बच्चों ये नागार्जुन आंध्र प्रदेश के थे, एपी माने आंध्र प्रदेश, और इनके नाम पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, इन्हीं के नाम से नागार्जुन सागर डैम, अर्थात नागार्जुन सागर बांध। कौन सी नदी पर है बच्चों यह बांध? कृष्णा नदी के ऊपर बना है। कृष्णा नदी के ऊपर यह बांध बना है। पूछे किसके नाम पे बना है, तो नागार्जुन बौद्ध विद्वान थे। ये भी एक बार क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि इस नदी पर किस बौद्ध विद्वान के नाम से एक बांध बना है। इन्हीं के नाम पे यह बांध बना है बच्चों। लेकिन इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आपको बताते। इन्होंने शून्यवाद नामक सिद्धांत दिया था। शून्यवाद के प्रणेता, शून्यवाद के प्रणेता यानी प्रपाउंडर ऑफ शून्यवाद। बच्चों शून्यवाद के प्रणेता, प्रपाउंडर ऑफ शून्यवाद नागार्जुन थे। शून्यवाद को एक नाम और देते हैं माध्यमिक दर्शन। माध्यमिक दर्शन भी कहा जाता है, इंग्लिश में माध्यमिक फिलॉसफी।
माध्यमिका फिलोसफी। लेकिन आप याद रखें माध्यमिक दर्शन फेमस है शून्यवाद के नाम से, इसको याद रखिए बस। शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन कनिष्क के समय में थे, दरबार में नहीं थे। और आपको बताएं कि यह शून्यवाद क्या है। अगर आप साइंस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का सिद्धांत है, जिसको हिंदी में सापेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन का है। आइंस्टीन के सापेक्षिता के सिद्धांत के बराबर नागार्जुन का शून्यवाद है, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं बच्चों। आई थिंक आप पढ़े हैं इसको जरूर। इसीलिए इनको कहा गया है आइंस्टीन ऑफ इंडिया। भारत का आइंस्टीन कहा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन। क्यों कहते हैं? शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन थे, जिसको माध्यमिक दर्शन भी कहा जाता है। यह कनिष्क के समय में थे, कनिष्क के दरबार में नहीं थे। इतना पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिया होगा। अब कनिष्क के समय में बिल्कुल उदय भाई, बिल्कुल क्लास लगवाएंगे, बिल्कुल लगेगी क्लास आपकी। आपकी कहां से लगेगी? आपकी क्लास तो खत्म हो जाएगी, किसी और बैच में चलेगा बच्चे। एमटीएस के बाद किसी और बैच में क्लास मेरी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। आप लोग चाहेंगे तो दोबारा एडमिशन लेंगे क्या? एडमिशन दोबारा ले, क्लास क्यों नहीं चलेगी? हमारा तो काम भाई पढ़ाना, आप पढ़ोगे तो मना थोड़ी ना है। तो बच्चों बिल्कुल सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर आपकी सफलता हम लोगों का उद्देश्य है। आप सफल हो, यही हम लोगों का उद्देश्य होता है। बच्चे सक्सेस हो, यह हम सब का उद्देश्य है यहाँ पर। अब बच्चों आगे देखें। ये हम बता रहे थे आपको 72 एडी में चौथा बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन कनिष्क ने बुलाया था। कहां पर बुलाया था बच्चे? कुंडल वन में। कुंडल वन कहां पर है? श्रीनगर में, कश्मीर में। कश्मीर के श्रीनगर के कुंडल वन में। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क ने बुलाया कुंडल वन, कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बच्चे वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? अश्वघोष, ये उपाध्यक्ष थे। तो ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट चौथे बौद्ध सम्मेलन के। ये उपाध्यक्ष थे। पहली बार उपाध्यक्ष बनाया गया था, इससे पहले उपाध्यक्ष नहीं होते थे। इसी समय बच्चों चौथे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था ना, हीनयान, दूसरा महायान कहलाया। हीनयान का मतलब छोटी पहिया होता है, इंग्लिश में इसको लेसर व्हील कहते हैं। लेसर व्हील का मतलब होता है छोटी पहिया, क्योंकि इसमें कम अनुयायी थे। और महायान का मतलब बच्चों होता है ग्रेट व्हील। महायान का मतलब ग्रेट व्हील, बड़ी पहिया। महायान का मतलब बड़ी पहिया होता है, यानी इसमें फॉलोअर ज्यादा थे, अनुयायी ज्यादा थे। तो छोटी पहिया, बड़ी पहिया, एक वायुयान के दो पहिए, बड़ी पहिया महायान को कहा गया। कनिष्क पूछे ना, एक बार क्वेश्चन आया है, कनिष्क किसको किसको फॉलो करता था? तो याद रखिए कनिष्क महायान संप्रदाय को मानता था, इसको ही मानता था। और ये लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे थे बच्चों। मूर्ति पूजा किसकी? बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बना के पूजा करने लगे। इसीलिए कनिष्क के समय में मूर्ति निर्माण की दो शैली आई। आगे बताते हैं आप, ठीक है। अंतर क्या है?
अंतर बच्चों यह है कि लोग जातक कथा की पूजा करते थे। जातक कथाएं, आप जानते हैं इसको बोधिसत्व भी कहते हैं। जातक कथा को बोधिसत्वा यह भी कहते हैं। बोधिसत्व का मतलब होता है बुद्ध के बारे में सच्ची बातें, बुद्ध के बारे में जो कथाएं हैं। कहते हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध के रूप में आने से पहले कई अवतार ले चुके थे। कभी बंदर के रूप में आए, कभी जानवर के रूप में आए, उस समुदाय का उद्धार किया। बुद्ध की मूर्ति पूजा, यानी आइडल वर्शिप। किसकी आइडल वर्शिप? बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। यही दोनों में अंतर है बच्चों। बुद्ध को भगवान मानने लगे, बुद्ध को देवी देवता के समकक्ष मान लिए, जबकि ये लोग बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते थे, देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, बुद्ध को अपना आइडल मानते थे और बुद्ध के आदर्श पर ही चलते थे। बुद्ध ने मूर्ति पूजा को मना किया था। ये लोग महायान वाले अलग हो गए और इसीलिए अलग हो गए कि बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। सो बच्चे, कनिष्क किसका फॉलोअर था? महायान का। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं। इतने अगर आपने कर लिया, मेरा एक दोस्त बताया आप 1 रुपए में ऑनलाइन हिस्ट्री पढ़ाया है। यू आर ग्रेट सर। बुद्ध को गॉड विष्णु का भी अवतार, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बुद्ध को विष्णु का 9th अवतार मानते हैं। उदय रवि, उदय, यस बच्चे, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं बच्चे। वो उसमें कम से कम वो बैच हमारे उसमें बहुत बच्चा था, कहेंगे तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। उस बैच में 1 रुपए वाले बैच में 1.5 लाख बच्चे थे। 1,50,000 से प्लस बच्चे थे उसमें, और उसमें बहुत पढ़ाया था। बहुत बच्चे मस्त होके गए थे। बच्चे यहाँ पढ़ो, इससे बढ़िया ऐप कोई नहीं है। यहाँ भी आप पढ़ें, ये बेहतरीन ऐप है। जहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, है ना। ये ऐप जो है बहुत अच्छा है और इसमें जो है फर्स्ट क्लास है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ोगे, बाकी आपको तो पढ़ाने वाले बहुत हर जगह ऐप पर अवेलेबल हैं। जहां आपको पसंद आ जाए। टीचर सब जानते हैं, इतिहास सब पढ़ाते हैं। इतिहास वही पढ़ाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, बट पढ़ाने की डिलीवरी का तरीका अलग हो सकता है या कुछ और तरीके अलग हो सकते हैं। इतिहास तो वही है ना, सब वही पढ़ाते हैं। कोई टीचर खराब नहीं होता है, सब टीचर एक्सीलेंट होते हैं। जिसका पढ़िए, किसी की क्रिटिसाइज मत करिए, सब टीचर बेहतरीन टीचर होते हैं। टीचर कभी बुरा नहीं होता है। बच्चे टीचर को गुरु मानिए और श्रद्धा से पढ़ेंगे ना, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि टीचर का आशीर्वाद जरूरी है। पढ़ाई के साथ आशीर्वाद भी जरूरी है। आइए अब देखिए, कनिष्क के समय में 2 कलाएं आई। स्कूल ऑफ स्कल्पचर, अर्थात मूर्ति निर्माण कला। कनिष्क पीरियड में 2 कला हैं। एक तो बच्चे गांधार शैली है, गांधारा आर्ट, गांधार शैली। और दूसरी जो कला है बच्चे, मथुरा शैली है। मथुरा शैली। मूर्ति बनाने की इंडिया में प्रथम 2 शैली, इसके पहले कोई शैली नहीं आई। किस समय आई है? 1st सेंचुरी एडी में आई है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। किसके समय में आई है बच्चे? कनिष्क के समय में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, कनिष्क पीरियड में ये 2 कला आई हैं। पत्थर की मूर्तियां बनती थी। इसमें क्या क्या था ये आप देख लीजिए। एक तो पहली बात ये ध्यान रखिए, तक्षशिला में इसका केंद्र था।
तक्षशिला पंजाब में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब के तक्षशिला में इसका केंद्र था। और दूसरी बात क्या है इसमें, इस कला में स्लेट स्टोन का प्रयोग किया गया है। बच्चों स्लेट स्टोन का मतलब होता है काला पत्थर या भूरा पत्थर कह सकते हैं, इसका प्रयोग किया गया है। बुद्ध की मूर्तियां बनती थी कैसी, स्टैंडिंग स्टैच्यू, स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्ध, बुद्ध की खड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति। अगर आपको याद हो, तालिबान 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में पहली बार आया था, तो इसने क्या किया, बामियाना में बुद्ध की दो मूर्तियां, खड़ी मूर्तियां थी, एक तो 175 फीट थी, दूसरी 173 फीट थी। इन्होंने डायनामाइट लगा के बुद्ध की दोनों मूर्तियों को तोड़वा दिया था। तो बच्चे इस तरह से स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। और तीसरी एक और बात है इसमें, वो क्या है, इसमें बुद्ध की कला में इंडो ग्रीक कला का प्रभाव है। इंडो ग्रीक, बच्चों याद रखें, इंडो यूनानी कला का प्रभाव है, अर्थात फीलिंग जो है यूनानी है और बनावट जो है इंडियन है। इंडो माने इंडियन, ग्रीक माने यूनानी, इंडो यूनानी शैली में बनी है। तो ये फीचर याद रखिएगा, ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। खास बात ये याद रखिएगा और ये सेंटर इसका याद रखिएगा, दो बातें। और तीसरी बात ये भी याद रखिए, तीनों बातें इंपॉर्टेंट, बाकी ये ना याद करें चल जाएगा, ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, मथुरा शैली में आप देखें, यहां इसका सेंटर पूछे तो मथुरा में था। बच्चों मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा मूर्तियां आज की डेट में मथुरा में मिलती हैं। कनिष्क की एक मूर्ति मिली है पत्थर की, जिसका हेड नहीं है, कनिष्क ने पतलून पहने हुए है। कनिष्क की हेडलेस एक मूर्ति पेंटालून पहने हुए मथुरा शैली में मिला है। चलिए यहां पर एक बात और ध्यान रखें, इस शैली में यहां रेड सैंड स्टोन का प्रयोग होता था, रेड सैंड स्टोन अर्थात लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। और यहां पर सिटिंग स्टैच्यू बुद्ध की बनी है इस शैली में, सिटिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्ध अर्थात बुद्ध की बैठी मूर्तियां हैं। और यह ग्रीको रोमन कला से प्रभावित है बच्चों, ग्रीको रोमन कला से प्रभावित है, अर्थात यूनानी रोमन कला से, या इसको इंडो रोमन कला भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द मेन फीचर्स। बट आपको याद रखना, एक तो ये, इस पत्थर को जरूर याद रखिए, और ये कला, तीन बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए किसके समय में गांधार शैली आई, कनिष्क पीरियड में आई। कब आई, फर्स्ट सेंचुरी एडी में आई। गांधार मथुरा दोनों शैली आई, पहले कौन आई, गांधार शैली सबसे पुरानी कला है। तो बच्चे इस तरह से कनिष्क जो था, इसका काल हर दृष्टि से, कला की दृष्टि से स्पेशली बेहद इंपॉर्टेंट था। बच्चे हेमा बिल्कुल मिलेगा, मैंने दे दिया हूं, पीडीएफ आपको डलवा दिया जाएगा, डोंट वरी, मैं दे रखा हूं, मिल जाएगा आपको। प्राची राणा सर, जो यक्ष या यक्षिणी की मूर्तियां भी तो मत, बिल्कुल बच्चे, यस्क और यक्षिणी, एक चामर, चावल जानते हैं ना, चावल लेकर आप देखिए दासियां ऐसे चावल डुलाती है ना, वह भी मूर्ति है इसी कला में। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है और चांवर वाली एक मूर्ति है, वह भी इसी शैली की है। बट याद रखिएगा, पूछे ना तो किससे रिलेटेड है, तो बुद्ध से रिलेटेड है ये। इस कला में तमाम मूर्तियां बनी, लेकिन असली मूर्ति किसकी है, महात्मा बुद्ध के बारे में, कनिष्क पीरियड में आई। और अगर पूछे बुद्ध में कौन से संप्रदाय के लिए है, तो महायान संप्रदाय के लिए है बच्चों, महायान संप्रदाय के लिए हैं। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं। और कनिष्क पीरियड में
बच्चों यहां पर एक बात, 78 एडी में शक संवत कनिष्क ने चलाया था। शक संवत इसे कनिष्क ने स्टार्ट किया था बच्चों। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। और इस कैलेंडर को आप शायद जानते हो, 22 मार्च 1957 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल कैलेंडर के रूप में लिया है। नेशनल कैलेंडर अर्थात राष्ट्रीय पंचांग के रूप में लिया गया है। भारत सरकार ने इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया है। लागू कब किया है बच्चों? तो 1 अप्रैल से 1957 से इस कैलेंडर को इंप्लीमेंट किया है, अर्थात लागू किया गया है। भारत सरकार ने शक संवत को 1 अप्रैल 57 से लागू किया है। और भारत का वित्तीय वर्ष इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। 1957 में 1 अप्रैल से 1957 में 1 अप्रैल से भारत का मॉनेटरी सिस्टम भी इंप्लीमेंट हुआ है। भारत का मॉनेटरी सिस्टम भी 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट किया गया है बच्चों। भारत की मुद्रा प्रणाली भी 1 अप्रैल से लागू किया गया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, शक संवत जो है यह सोलर कैलेंडर पर चलता है, इसलिए इसको एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो आइए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं। कनिष्क पहला किंग है, सोने के सिक्के चलाए, गोल्ड कॉइन्स। इन इंडियन आर्ट में कनिष्क पहला किंग है, सोने का सिक्का चलाया है। बट याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, भारतीय शैली में चला है। ये कनिष्क ने चलाया है सबसे पहले। लेकिन बच्चों आपको हम बता देते हैं, कनिष्क से पहले इसी वंश में विम कदफिशेस ने इसने भी सोने का सिक्का चलाया है, लेकिन सेंट्रल एशियन शैली में चलाया है, मध्य एशियाई शैली में चलाया है। ये एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। 165 बीसी में मिनांडर एक किंग था। यह इंडो यूनानी राजा था बच्चों। मिनांडर इंडो ग्रीक किंग था। मिनांडर इंडो यूनानी राजा 165 बीसी में सबसे पहले सोने का सिक्का ये चलाया है, गोल्ड कॉइन्स, ग्रीक कला में चलाया बच्चे। अब देखिए, तीनों का हमने आपको बता दिया, तो सबसे पहले ये होगा, देन दूसरे पर विम कदफिश होगा, तीसरे पर बच्चे कनिष्क होगा, क्योंकि सबसे पहले ये था। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, इसके सोने के सिक्के ग्रीक कला में है, यूनानी कला में है। इसका सोने का सिक्का सेंट्रल एशियाई कला में है। लेकिन कनिष्क वाला सोने का सिक्का यह भारतीय शैली में है। तो 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले सोने का सिक्का मिनेंडर ने चलाया, सबसे पहले भारतीय शैली में सोने का सिक्का कनिष्क ने चलाया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। ये मिनेंडर इंडो ग्रीक किंग था। इसने बौद्ध विद्वान नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में धार्मिक वार्तालाप किया था। मिनेंडर इंडो यूनानी राजा, नागसेन बौद्ध विद्वान, दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर धार्मिक वार्तालाप हुआ था। मिनेंडर ने बौद्ध विद्वान नागसेन से अनेक प्रश्न पूछे। नागसेन ने उन प्रश्नों का सही उत्तर दिया और मिनेंडर उससे संतुष्ट हो गया, और फिर मिनेंडर बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था बच्चों।
मिनेंडर नागसेन के बीच हुए बौद्ध धर्म के वार्तालाप को कंपाइल्ड करके किताब में रखा गया है, जिसे मिलिंद पन्हो कहते हैं। सो बच्चे, मिलिंद पन्हो एक किताब है। मिलिंदी पन्हो यह एक किताब है। मिलिंद पन्हो एक किताब है जिसमें कन्वर्सेशन बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन, बौद्ध विद्वान थे नागसेन, इनके बीच हुए धार्मिक वार्तालाप को कंपाइल्ड किया गया है। धार्मिक वार्तालाप को संकलित किया गया है। किस भाषा में? तो यह संस्कृत भाषा में है बच्चों। तो यह भी कभी पूछ ले कि मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद माने मिनेंडर, पन्हो माने प्रश्न, अर्थात मिनेंडर के प्रश्न है, नागसेन के उत्तर हैं। बेहद फेमस किंग था, इंडो ग्रीक किंग था, साकल को कैपिटल बनाया था और इसने इंडिया के कुछ भाग पर शासन किया, सोने का सिक्का चला दिया। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को यह पॉइंट अवश्य क्लियर हुआ होगा। अब हम आपको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे के पॉइंट्स में अनेक अन्य बातें बताते हैं। अब देखिए, कनिष्क के समय में सिल्क रूट इसके अंडर में आ गया था। सिल्क रूट, रेशम मार्ग बच्चों, रेशम मार्ग चाइना से चलता था। यह मार्ग चीन से निकलता था और एक तो यूरोप जाता था, एक मिडिल एशिया में आता था और तीसरा एक इंडिया में भी आता था। 3 मार्ग थे सिल्क, तीनों पर कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। 3 मार्ग निकलते थे, एक यूरोप की तरफ जाता था, मध्य एशिया की तरफ जाता था, ईरान वगैरह साइड में, इंडिया की तरफ आता था। इंडिया की तरफ जो आता था उसे नथुला दर्रे से मंगाया जाता था। नथुला पास आप जानते हैं, नथुला दर्रा, यह सिक्किम में है। इसको भी रेशम मार्ग कहते हैं। इंडिया में इसी मार्ग से इंडिया में रेशम का इंपोर्ट किया जाता था। रोम के व्यापारी लाल सागर से, रेड सी से अरेबियन कंट्री में आते थे और देन वहां से पर्शियन गल्फ के रास्ते फिर वे इंडिया में, साउथ इंडिया में आते थे। कोरोमंडल तट के पास कावेरी पत्तनम या पुहार नाम का बंदरगाह था, वहां उतरते थे अपने जहाज से और फिर कर्नाटक में अरिकमेडु नामक स्थान पर ये लोग रहते थे। कर्नाटक के अरिकमेडु में एक रोमन बस्ती मिला है और यहीं पर अगस्टस की एक मंदिर मिली है। मुजरिस नामक स्थान पर अगस्टस की एक मंदिर है। जूलियस अगस्टस, ये दोनों बच्चों रोमन गॉड थे। जूलियस अगस्टस के नाम पर इंग्लिश कैलेंडर में 2 महीने के नाम है, जुलाई और अगस्त। तो थोड़ा सा वेट करें, बैटरी डाउन हो रही है, चेंज कर दें फिर। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा ब्लिंक करने लगा। तो बच्चे आई थिंक समझ गए होंगे।
तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। थैंक यू हेमा, थैंक यू, आप याद दिलाया। चलिए, तो बच्चे ये सिल्क मार्ग इंडिया में आता, रोमन व्यापारी इंडिया में आते थे, साउथ इंडिया में रहते थे, ट्रेड करके फिर वापस चले जाते थे। कनिष्क की डेथ के बाद कुषाण वंश का पतन हो गया था, चूंकि इसके बाद उतने पावरफुल किंग नहीं आए। वशिष्ठ आया, हुविष्क आया, वसुदेव अंतिम किंग था, तो कनिष्क सबसे मेन था। लेकिन आपको बताते हैं, कनिष्क कुषाण शासकों के अंडर में गुप्त डायनेस्टी के शासक सामंत शासक थे। अब आप देखिए, गुप्त वंश कब से कब तक है ये? 240 से लेकर लगभग 580, कहीं कहीं 590 भी दिया होता है। तो यह डायनेस्टी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस वंश की कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो गिरिव्रज था। गिरिव्रज आज का पाटलिपुत्र है, तो ध्यान रखें, गिरिव्रज यह इनकी कैपिटल थी, पाटलिपुत्र बच्चों। लेकिन अगर यह कहा जाए इस वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्ता पहला किंग था ये। इसी ने गुप्त वंश की स्थापना किया था, लेकिन इसने महाराज की उपाधि धारण किया था। इसी से पता चलता है कि यह कुषाण शासकों के सामंत शासक थे। गुप्त शासक, महाराजाधिराज की जो उपाधि धारण किया था, परम भागवत की उपाधि जो धारण किया था, परम भट्टारक की उपाधि जो धारण किया था, वह फुल फ्लेज किंग था। दूसरा, इसके डेथ के बाद इसका उत्तराधिकारी बच्चों घटोत्कच गुप्त बना। घटोत्कच गुप्त, ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, घटोत्कच गुप्त 280 से लेकर 319 एडी तक इसने शासन किया। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण किया था। लेकिन तीसरा किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से लेकर 335 एडी तक यह पहला किंग था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट किंग जिसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था, कहने का मतलब यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक था। इसने किसी की अधीनता में शासन नहीं किया था, कुषाण शासकों से स्वतंत्र हो गया था। और इस उपलक्ष्य में इसने 320 एडी में गुप्ता एरा चलाया था बच्चों। इसने भी एक कैलेंडर चलाया, गुप्त संवत। यदि पूछा जाए तो 320 ईस्वी में गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। किस उपलक्ष्य में? अपने राजतिलक के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त कैलेंडर चलाया था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कैलेंडर चंद्रमा की गति पे चलता था। इंडिया में शक संवत सोलर सिस्टम पर है। अच्छा, सोलर सिस्टम में अगर आप देखें तो 365 दिन होते हैं, 64 या 65 दिन। चंद्रमा की गति पर कैलेंडर जो बनते हैं उसमें कम होते हैं, बहुत कम होता है। इसलिए लोग जो सोलर सिस्टम पर कैलेंडर बनाए हैं, वर्ल्ड में उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। और विश्व का पहला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, या ग्रेगोरियन एरा ग्रीक कैलेंडर है बच्चों, सोलर सिस्टम पर है, 365 दिन का है। इंडिया में शक संवत 78 एडी में कनिष्क ने चलाया, वह भी 364-65 दिन का है। इंडिया में और कैलेंडर चले हैं, 57 बीसी में विक्रम संवत चला है। उज्जैन का एक राजा विक्रम था, उसने शकों को हराया, और इस उपलक्ष्य में शकों को नहीं बच्चों,
उसने यूनानियों को हराया। यूनानियों को हराने के उपलक्ष्य में 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया था। ये वही विक्रम राम किंग है जो उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने महाकाल मंदिर बनवाया था। उसी ने 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया। यह भी कहते हैं कि उस विक्रम नाम के राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया था। विक्रम नाम के उस किंग ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 14 विक्रमादित्य इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं। पहला विक्रमादित्य उज्जैन के राजा विक्रम थे बच्चों। अब देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, इसने सोने चांदी के अपने नाम के सिक्के भी चलाए, अर्थात पहला गुप्त राजा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो अपने नाम के सोने और चांदी के सिक्के भी चलाए। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी बच्चों, चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी इतिहास प्रसिद्ध समुद्रगुप्त गद्दी पर आया था। इतिहास में समुद्रगुप्त बड़ा फेमस है और चंद्रगुप्त सेकंड भी बहुत फेमस है। आप शायद जानते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के पिता समुद्रगुप्त थे। (335 AD से 375 AD। अच्छा, कहीं कहीं अगर आप इसको पढ़ लें 335 AD से 380 AD पढ़ लें तो बच्चे ये ठीक नहीं है। ये भी दिया होता है, ये ज्यादा सही है। बताएंगे क्या कारण है। समुद्रगुप्त के नाम का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, समुद्र जो पी गया हो, समुद्र को गुप्त कर गया हो और फिर पानी यूरिनेट कर दिया हो, पानी खारा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि समुद्र को पी गया हो। दरअसल इसका किंगडम इंडिया में अधिकतर क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। इसका किंगडम 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, शायद इसीलिए इसको समुद्रगुप्त कहा गया हो। इसने अपने जीवन में लगभग 100 के आसपास लड़ाइयां लड़ी, सभी लड़ाइयों को जीता था, एक भी लड़ाई नहीं हारा था बच्चों, एक भी लड़ाई नहीं हारा। इसलिए विसेंट ऑर्थर स्मिथ, वी.ए. स्मिथ अंग्रेजी इतिहासकार था, उसने इसको भारतीय नेपोलियन कहा है। कहा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का किंग था, 1815 में वाटरलू की लड़ाई हार गया था। वाटरलू आज के डेट में बेल्जियम में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान किंग, विश्व का महान किंग, 4 देशों ने मिलकर वाटरलू के मैदान में उसको हरा दिया। ब्रिटेन, प्रशा आज का जर्मनी, प्रशा, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, चारों ने चारों तरफ से घेर करके नेपोलियन बोनापार्ट को बुरी तरह से हराया। आप शायद कहीं नेपोलियन बोनापार्ट को सोते हुए नहीं देखा होगा, हरदम चित्रों में घोड़े पर सवार होकर उसको दिखाया गया है। नेपोलियन विश्व का महान किंग था, नेपोलियन विश्व का महान किंग माना जाता है। आसपास के जितने भी किंगडम थे सब नेपोलियन से डर गए थे। चूंकि नेपोलियन फ्रांस पर कब्जा करने के बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ले आया था, सभी देश घबरा गए थे, सभी देशों को उसने कहीं ना कहीं हराया था। लेकिन लास्ट में 4 देशों ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को चारों तरफ से घेर लिया। बेल्जियम में वाटरलू के मैदान में 1815 में नेपोलियन हार गया। नेपोलियन छोटी हाइट का था बच्चों, कम हाइट का था, लिटिल कारपोरल कहा गया है उसको। लिटिल माने छोटी हाइट का, कारपोरल माने कारपोरेट बनाया था। और उसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा गया है, मैन ऑफ डेस्टिनी अर्थात सौभाग्यशाली पुरुष भी कहा गया है। चिकोबियन क्लब का सदस्य भी था। इंडिया में टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान भी नेपोलियन बोनापार्ट से कॉरेस्पॉन्डेंस करता था। नेपोलियन बोनापार्ट टीपू सुल्तान को प्रॉमिस किया था कि वह इंडिया आएगा और अंग्रेजों को इंडिया से मार भगाएगा, टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का बादशाह बनाएगा। लेकिन यूरोप में इतना उलझ गया कि वह इधर ध्यान ही नहीं दे पाया। मिस्र में भी उलझ गया था, स्पेन में भी उलझ गया था। स्पेन और मिस्र प्लस बेल्जियम, 3 जगह इतना बुरी तरह से उलझ गया कि अंत में नेपोलियन को पकड़ लिया गया। 1815 में इंग्लैंड ने उसको सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर लिया और फिर उसको जहर देकर मार दिया था। तो विश्व का महान किंग नेपोलियन बोनापार्ट की मौत बड़ी दर्दनाक थी।
इसको इंडियन नेपोलियन किसने कहा है, ये पूछा जाता है। तो बच्चों, भारतीय नेपोलियन इसको कहा गया है। किसने कहा है? वी.ए. स्मिथ, ये अंग्रेज इतिहासकार था। इसने भारत के हिस्ट्री को संकलित करके, कंपाइल्ड करके इसमें रखा है, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह किताब इसने लिखा है, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के इतिहास को इसी ने संकलित किया है। और बच्चों, इस किताब में इंडियन नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन वी.ए. स्मिथ को कहा गया है। सॉरी, वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है, हमने उल्टा बता दिया। वी.ए. स्मिथ इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है? जितनी भी लड़ाई लड़ा, एक भी लड़ाई हारा नहीं। 100 के आसपास लड़ाई लड़ा था, सभी लड़ाइयों को जीत गया था। अश्वमेध यज्ञ भी 2-2 किया था। ऐसा किंग समुद्रगुप्त 2-2 अश्वमेध यज्ञ किया। इस उपलक्ष्य में सोने के सिक्कों पर किंग के द्वारा अश्वमेध करते हुए उस पे छापा गया है। इसको एक नाम और दिया गया है बच्चों, कविराज कहा गया है। कविराज, इसका मतलब समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, कुशल वीणा वादक था, और यह गाता भी था। समुद्रगुप्त कुशल वीणा वादक था। इंग्लिश में इसको ल्यूट कहते हैं। सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, गाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, इसलिए कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। बच्चों, एक बात और है, वीणा विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र तो बांसुरी है। इंडिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पुराना वाद्य यंत्र, ये भारत का लगाइएगा। विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र बांसुरी लगाइएगा, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में हड्डी की बांसुरी मिली है। टीपू सुल्तान ने किसे हराया था? बच्चे, टीपू सुल्तान वैसे तो हिंदुओं को बहुत हराया था दक्षिण में, लेकिन टीपू सुल्तान अंग्रेजों से हार गया था। 4 आंग्ला फ्रांसीसी संघ, 4 आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। एंग्लो मैसूर वार 4 लड़े गए। पहला एंग्लो मैसूर वार हैदर अली जीता था, टीपू का पिता था। बाकी तीनों मैसूर वार अंग्रेज जीत गए थे। और फिर आप जानते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध में लड़ता हुआ 1799 में मारा गया था। रज्जक बच्चे, टीपू सुल्तान किसे हराया था? टीपू सुल्तान मराठों को हराया था, और फिर मराठों से हार भी गया था। निजाम से भी लड़ा था, उसको भी हराया था, फिर हार गया था। लेकिन निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया, टीपू सुल्तान फंस गया। तो हिंदू राजा मैसूर में पहले हिंदू किंग चिक्का कृष्णराज सेकंड था। चिक्का कृष्णराज सेकंड वुडियार डायनेस्टी का था। हैदर अली ने वुडियार किंग चिक्का कृष्णराज सेकंड को हटाकर स्वयं सत्ता में आया था, तो हिंदू किंग को हराया था। हैदर अली इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली ने डिंडीगुल में अत्याधुनिक शस्त्रागार बनाया था। फ्रांसीसी हैदर अली की मदद किए थे। तो हैदर अली अनपढ़ था, लेकिन फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और मराठों को और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया था। टीपू सुल्तान नहीं कर पाया। टीपू सुल्तान ने इंडिया में, उसने भी कैलेंडर चलाया था। टीपू सुल्तान ने भी कैलेंडर चलाया, और अपने सोने के सिक्कों पर टीपू सुल्तान ने राम और सीता का चित्र बनवाया था। और टीपू सुल्तान ने मिसाइल को डेवलप कर लिया था बच्चों।
मिसाइल टीपू सुल्तान ने विकसित किया था। ये बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि वह फादर ऑफ मिसाइल नहीं है। फादर ऑफ मिसाइल टीपू सुल्तान को कहना चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहली बार चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया था, मिसाइल छोड़ा था। तो मिसाइल मैन तो वही थे और फ्रांसीसियों की मदद से बनाए थे। अश्वमेध यज्ञ होता है बच्चे, जैसे राम ने घोड़ा छोड़ा था ना, ऐसे समुद्रगुप्त ने इंडिया को जीतने के बाद एक घोड़ा छोड़ा। एक क्या दो बार किया था, दो घोड़े, एक पहली बार दोबारा दूसरी बार। घोड़ा जहां जहां जाता था उसका राज्य हो जाता था। यदि किसी ने घोड़े को पकड़ लिया, उसके पीछे सेना होती थी, वो सेना युद्ध लड़ती थी। उसके अलावा किंगडम की सेना और आ जाती थी। उस लड़ाई में जो हारता था वह घोड़े को छोड़ देता था, घोड़ा जीतने वाला ले जाता था। फिर जीतने वाले के अंडर में हारने वाले को आना पड़ता था। वह घोड़ा ले जाता, फिर उसको पवित्र खूत में बांधा जाता था, पवित्र किया जाता था। फिर घोड़े की बलि किया दिया जाता था, उससे मिरेकल पावर आती थी। घोड़े की बलि दिया जाता था, मिरेकल पावर आती थी, और फिर घोड़े के मांस को खाया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब हॉर्स सेक्रीफाइस। इंडिया में सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसको महर्षि पतंजलि ने कराया था इतिहास में। बाकी समुद्रगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, और इसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, और इसके बाद एक और था स्कंदगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। घोड़ा छोड़ते, घोड़ा जहां जाता उनका किंगडम हो जाता था बच्चों। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास बस यहीं पर वाइंड अप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में यहां से फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, सी यू।